बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस की बुक का थर्ड लेसन, परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। इस लेसन में कौन कौन से बातों को हम रखेंगे, सीखेंगे। नंबर 1, रासायनिक संयोग के नियम, स्थिर अनुपातों का नियम, एटम परमाणु तत्व का परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्वों के प्रतीक, परमाणु क्या होते हैं। इस विषय में तत्व का परमाणु द्रव्यमान, अणु के विषय में रासायनिक सूत्र, आयनों की संयोजकता, ग्राम परमाणुवीय द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान, परमाणुओं के मोलों पर आधारित समस्याएं, आणविक यौगिकों के सूत्र को किस तरह लिखते हैं, आयन के विषय में, आयनिक यौगिकों के सूत्र को लिखने के विषय में, मोल प्रत्यय, अणुओं के मोलों पर आधारित समस्याओं के विषय में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। शक्कर, लवण, रेत, हीरा, ग्रेफाइट, कॉपर, तांबा, सिल्वर, रजत या चांदी जिसे कहते हैं, गोल्ड यानी कि सोना, आयरन यानी कि लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी, चट्टानें, खनिज, भोजन, कपड़े, फैब्रिक्स, क्लॉथ्स जो होते हैं, सभी द्रव्य या पदार्थ के विभिन्न रूप हैं। द्रव्य पदार्थ को ही कहते हैं। पहले लेसन में हमने जान चुके हैं कि महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ या द्रव्य को विभाजित करते जाएंगे तो हम पदार्थ के छोटे से छोटे कण प्राप्त होंगे। हम पदार्थ या द्रव्य का सबसे छोटा कण प्राप्त करेंगे जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, इस दर्शन के आधार पर कणाद ऋषि ने प्रस्तावित किया कि द्रव्य या पदार्थ या परमाणु नामक अत्यंत छोटे कणों से बना है। जॉन डाल्टन ने इन कणों को एटम नाम दिया। एटम का अर्थ होता है अविभाज्य, इंडिविजुअल, कोई वस्तु जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक और भारतीय दार्शनिक फाकुदा कात्यायन हुए जिन्होंने एक बात और इससे आगे बढ़कर हमें बताई कि द्रव के कण, एटम या परमाणु सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। इन कणों के विभिन्न संयोग से हमें विभिन्न किस्म के द्रव्य होते हैं। एटम और परमाणुओं के इस संयुक्त रूप को मॉलिक्यूल्स या अणु कहते हैं। तो देखिए बच्चों, तो सभी द्रव, परमाणु, एटम्स और मॉलिक्यूल नामक छोटे कणों से बने हैं। परमाणुओं और अणुओं की विभिन्न किस्मों से भिन्न भिन्न गुणधर्म होते हैं जिनके कारण द्रव की विभिन्न क्या हो जाती हैं, किस्म भी हो जाती हैं। इनके अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। अब हम रासायनिक संयोजक के नियमों द्वारा सिद्ध करेंगे कि द्रव के छोटे होने के परमाणुओं के विचार की पुष्टि होती है या नहीं। तो चलिए इसके लिए हम रासायनिक संयोग के नियम के विषय में हम बात करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो रासायनिक संयोग के 3 महत्वपूर्ण नियम हैं। नंबर 1, द्रव्यमान या द्रव्य के संरक्षण का नियम। दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा, गुणित अनुपात का नियम जिसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कहते हैं। रासायनिक संयोग के नियम प्रायोगिक नियम हैं। इनमें रासायनिक अभिक्रियाओं युक्त बड़ी संख्या में प्रयोगों को संपन्न करने के बाद वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया, ये प्रायोगिक नियम आखिरकार द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होने के परमाणुओं के विचार को बताते हैं। रासायनिक संयोग के नियमों में द्रव डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की।
तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम, रासायनिक संयोजन के दो नियम होते हैं। तो नंबर 1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। ये हायर क्लासेज में इसका पढ़ाई होती है। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के विषय में हम जान लेते हैं। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम 1774 में लेवाइसिए द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस नियम के अनुसार रासायनिक विक्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। मतलब इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और अभिकारकों के मिलने के पश्चात जो उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं उत्पाद। जैसे हमने हाइड्रोजन को लिया H2 प्लस O, वो क्या बन गया? H2O। 2H को लिया, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1, H2O बना। यानी कि ये वाले क्या है? अभिकारक और ये वाले हैं प्रोडक्ट। तो अब जब अभिकारकों के द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है कि रासायनिक क्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान, यानी कि जो बाद में बने हैं इनका कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि इनके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अभिक्रियाएं कितनी भी हो रही हैं, कैसे भी हो रही हैं, उनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आ रहा है। यानी कि द्रव्यमान ना उत्पन्न किया जा रहा है ना ही वो नष्ट हो रहा है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का कोई लाभ या हानि नहीं होती है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अच्छा, तो हम आपको बता रहे थे, तो अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 को हमने गर्म किया। जब गर्म करेंगे तो अभिक्रिया होगी। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, हीट किया, डेल्टा बना देते हैं इसके लिए। अब कैल्शियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब इसमें क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम पूर्ण रूप से अपघटित किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के 56 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम बनते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 100 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। इसको कैसे हम इनका द्रव्यमान निकालते हैं, ये आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल लेसन को हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्योंकि उत्पादों का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है, अभिकारकों के कुल द्रव्यमान 100 ग्राम के बराबर है। इस रासायनिक क्रिया के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान वही या संरक्षित रहता है। तो इससे हमें स्पष्ट हो गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में द्रव्यमान न उत्पन्न होता है और ना ही उसका विनाश होता है। अब यदि हम इसको प्रैक्टिकली लें तो हम कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल के द्वारा हम इसको करके देख सकते हैं। जैसे ये हमने क्या, एक फ्लास्क है, ये शंक्वाकार फ्लास्क है, इसमें रबर काकल हमने लगा रखी है, ये धागा लटका रखा है, यहाँ पे एक छोटी सी प्रश्नली टेस्ट ट्यूब इसमें डाली हुई है और सोडियम सल्फेट का विलयन हम इसमें प्रश्नली में डाला हुआ है। बेरियम क्लोराइड का विलयन के अंदर हमने प्रश्नली डाली, प्रश्नली के अंदर क्या है? सोडियम सल्फेट है। तो बने हुए बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, अब जब हम दोनों द्रव्यमान को देखेंगे तो वो सेम ही हमें प्राप्त होगा। तो चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये इसको इसने हल करके यहाँ पे दिखाया गया है। भाई हमने बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड का द्रव्यमान इतना है 20.8 ग्राम, सोडियम सल्फेट का द्रव्यमान 14.2 ग्राम है, बेरियम सल्फेट का द्रव्यमान 23.3 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड जो बना है उसका 11.7 है। अब इन दोनों को जोड़ दिया, 35 आया। अब इन दोनों को जोड़ दिया, ये भी 35 ग्राम आया। तो ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की पुष्टि ये करता है।
चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे इसी के साथ में हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। माना अभिकारकों का ये कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम पूर्ण रूप से अपघटित होते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड के 56 ग्राम बनते हैं। बने कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान की गणना कीजिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप रासायनिक संयोग के किस नियम का उपयोग करेंगे? तो देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ जाता है एग्जाम में। तो रासायनिक प्रक्रिया के द्रव्यमान में संरक्षण के नियम के उपयोग द्वारा हल होती है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद हैं, जिन्हें अलग अलग हम लिख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है और कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है। तो 5.6 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान 10, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान 10 माइनस 5.6 तो 4.4 ग्राम। तो बने कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान 4.4 ग्राम है। इन अगर तीनों की वैल्यू है तो हम दो की वैल्यू है तो तीसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इसके दूसरे लाइजियो-प्राउस्ट के दो नियम जो थे। अब है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम 1779 में प्राउस्ट द्वारा दिया गया। उसने एक बड़ी संख्या में यौगिकों के रासायनिक संगठन, तत्वों के प्रकार, उपस्थित तत्वों की प्रतिशतता का विश्लेषण किया और ये निष्कर्ष निकाला कि रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। यानी कि उसमें जो यौगिक मिले होते हैं उन एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसमें जल का उदाहरण लिया है। इस नियम का अर्थ क्या होगा बच्चों? किसी भी स्रोत से वह प्राप्त किया गया हो या किसी विधि से बनाया गया हो, शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव समान प्रतिशतता में होता है। जैसे जल का एक यौगिक H2O सदैव द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के मिश्रण में ही रहता है। हाइड्रोजन के 1 भाग, ऑक्सीजन के 8 भाग के समान स्थिर अनुपात में परस्पर संयुक्त होकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने हैं। तो जैसे जल का एक यौगिक है, यदि हम शुद्ध जल के 100 ग्राम को उसमें विद्युत प्रवाहित करके अपघटित करते हैं तो हाइड्रोजन के 11 ग्राम और ऑक्सीजन के 89 ग्राम प्राप्त होते हैं। यदि हम विभिन्न स्रोतों से जैसे नदी से, समुद्र से, कुएं से शुद्ध जल लेकर इस प्रयोग को दोहराते हैं तो प्रत्येक केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के वही द्रव्यमान प्राप्त होते हैं, यानी कि 11:90 या 1:8। तो ये समान स्थिर अनुपात का नियम को प्रदर्शित करता है। अब देखिए जैसे अमोनिया सदैव द्रव्यमान के अनुसार NH3 14:3 के समान अनुपात में परस्पर संयुक्त होता है। मतलब अनुपात इनका स्थिर होता है, एक समान अनुपात में ही प्राप्त होते हैं। जैसे एक प्रयोग में कापर के 1.03 ग्राम, कापर ऑक्साइड के 1.288 ग्राम प्राप्त हुए। एक अन्य प्रयोग में कापर ऑक्साइड के 3.672 ग्राम, अपचयन करने पर कापर के 2.938 ग्राम प्रदान किए। दर्शाए कि इन अंक के अनुपात के नियम को स्थापित करते हैं। इस समस्या को हल करना है। कापर ऑक्साइड यौगिक के दो नमूनों में कापर ऑक्सीजन के अनुपात की गणना करेंगे। तो कापर का द्रव्यमान कितना दिया है? 1.03 और कापर ऑक्साइड का द्रव्यमान 1.288 ग्राम। ऑक्सीजन का द्रव्यमान, कापर ऑक्साइड का द्रव्यमान माइनस कापर का द्रव्यमान 1.288 माइनस 1.03। ये इसमें से हमने इसको माइनस करते जो हमारे प्राप्त हुआ है वो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्राप्त हुआ है। तो कापर ऑक्साइड यौगिक के पहले नमूने में क्या होगा? कापर का द्रव्यमान अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो 1:0 1.03 अनुपात 0.258। अब हम इसको क्या करेंगे? 1.03 को 0.258 से डिवाइड किया तो लगभग 3.99, तो इसका अनुपात कितना होगा? 1 और इसका है 4:1। इस तरह से हम साबित कर सकते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम में यौगिक अपने परमाणु के एक निश्चित अनुपात में
होते हैं। चलिए जैसे हम और आगे जान लेते हैं इसमें। अब देखिए, रासायनिक संयोग के नियमों की एकमात्र तार्किक व्याख्या है कि द्रव्य माना तत्व सूक्ष्म इकाई कणों यूनिट पार्टिकल्स का बना होता है, जो निश्चित पूर्ण संख्याओं में रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं। द्रव के इकाई कण परमाणु कहलाते हैं। चलिए परमाणु को समझने के लिए और बेहतर ढंग से हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए, इसके अनुसार संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य कणों का बना होता है। द्रव का परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर कहलाता है। डाल्टन ने अपने द्रव के परमाणु सिद्धांत को 1808 में रिप्रेजेंट किया। डाल्टन के द्रव्य के परमाणु सिद्धांत के विभिन्न अवधारणाएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, संपूर्ण द्रव्य परमाणु नामक अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। दूसरी, परमाणु का विभाजित नहीं किया जा सकता। नंबर 3, परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं, जितने तत्व हैं उतने ही प्रकार के परमाणु हैं। किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान आकार रासायनिक गुणधर्मों के होते हैं, प्रत्येक बात में समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आकार तथा रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं। इस तरह से डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत की बहुत सारी निष्कर्ष निकाले थे। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच रासायनिक संयोग में इन तत्वों के परमाणु परस्पर यौगिकों के अणु बनाते हैं। दिए हुए यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। रासायनिक संयोग के दौरान विभिन्न तत्वों के परमाणु यौगिकों के लिए छोटी पूर्ण संख्याओं में संयोग करते हैं। देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं वो क्या हैं? तत्व परमाणुओं के बने होते हैं। तत्व किसके बने होते हैं? परमाणु के। और परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाने के लिए उपयोग हमने इसको कर सकते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणाओं में एक ये भी है कि तत्व निश्चित द्रव्यमान वाले परमाणुओं के बने होते हैं। दिए हुए यौगिकों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की प्रकार और संख्या निश्चित होती है। तो यानी कि कैसी पुष्टि कर रहा है? स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। तो चलिए थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की व्याख्या। इसके लिए तो हमने पहले भी इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल देके कैल्शियम कार्बोनेट का, और स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या भी हमने कर चुके हैं। हम देखते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या क्या कमियां थी। अब ज्ञात हो चुका है कि द्रव्य के डाल्टन परमाणु सिद्धांत में कुछ कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं थे। डाल्टन के द्रव्य के परमाणु सिद्धांत में कुछ कमियों को दिखाया गया है। वो कौन कौन सी थी? नंबर 1, डाल्टन के द्रव्य के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख कमियों में से एक यह थी कि परमाणु को विभाज्य, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य कण माना गया। जबकि हमें अब पता है कि परमाणु के भी 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि ये पॉइंट इसका गलत हो गया। अब हमें ज्ञात है कि विशिष्ट परिस्थितियों में परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक छोटे कणों में आगे विभाजित किया जा सकता है। तो ये तो विज्ञान है। विज्ञान में अक्सर यही होता है कि एक सिद्धांत प्रतिपादित हो जाता है, जब तक कि उसके बारे में कोई नई खोज नहीं होती, नई रिसर्च नहीं होती, तब तक वही सिद्धांत लागू रहता है, वही पढ़ा जाता है। और जिस दिन उस सिद्धांत के विषय में और ज़्यादा सर्च होती है, रिसर्च होती है, तो वो सिद्धांत कुछ बातों में खरा उतरता है और कुछ में वो गलत साबित होता है। तो इस प्रकार से विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो बदलते रहते हैं। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताता है कि इस तत्व के सभी परमाणुओं में निश्चित रूप से एक समान द्रव्यमान होता है। अब हमें ज्ञात हो चुका है कि उसी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान कुछ भिन्न भी हो सकते हैं। तीसरी बात, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। फिर हमें ज्ञात हो चुका है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के भी समान द्रव्यमान हो सकते हैं।
तो देखिए, ये विज्ञान है, विज्ञान के नए नए सिद्धांत आते हैं और नए नए सिद्धांत पुराने सिद्धांतों को फेल कर देते हैं। तो जिस प्रकार सभी घर में ईंटें बनी हैं, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एटम्स के बारे में। भाई घर ईंटों से बनती है ना, दीवारों से घर, उसी तरह संपूर्ण द्रव्य यानी कि पदार्थ परमाणुओं का बना होता है। अतः परमाणु हमारे चारों ओर सभी द्रव्य के इमारती खंड हैं। इमारती खंड मतलब इमारत के हिस्से हैं। रसायन में परमाणुओं को भिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। जैसे परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में अकेले परमाणु के रूप में नहीं पाए जाते। वे उसी तत्व या अन्य तत्व के परमाणु के संयोजन में पाए जाते हैं। परमाणुओं को उतने ही प्रकार के होते हैं जितने कि तत्व। तो जितने प्रकार के तत्व होंगे उतने ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो चलिए, इससे आगे के हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।